हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। और थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपको जो नया फॉर्मेट है वो काफ़ी पसंद आया। जो हमने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जो हैं वो दिखाई हैं आपको पीछे, और काफ़ी अप्रिशिएट किया लोगों ने। थैंक यू वेरी मच। दूसरा ये कि आज हम प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, आज हम न्यूज़ को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये कि यूरोपियन यूनियन, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी देश आते हैं यूरोप में, तो अगर आपको उनको सर्विसेज देनी है तो आपको माइका का लाइसेंस चाहिए था, और उसकी जो डेडलाइन थी वो 1 जुलाई थी। और उसमें हुआ ये कि बाइनेंस को वो लाइसेंस अभी नहीं मिला। ठीक है। अब बाकी एक्सचेंजेस को मिल गए। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी थ्योरीज हैं, कॉन्स्पिरेसीज हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन फिलहाल ये है कि इसका नुकसान ये होगा कि करीब 30 मिलियन जो लोग हैं जो यूरोप के अंदर बाइनेंस को यूज़ करते थे, तो बाइनेंस धीरे धीरे अब इन 30 मिलियन यूज़र्स को 1 जुलाई से एटलीस्ट अब नया यूज़र तो नहीं ऐड करेगा। बाकी ये जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं इनको बोलेगा कि भाई आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अब ट्रेडिंग करने नहीं दूंगा 1 जुलाई से। इसका नुकसान ये होगा कि काफ़ी सारे लोग जो माइग्रेट करेंगे, तो वो पहले हो सकता है कि पहले एक्सचेंज पे सेल करें, सेल करने के बाद कैश में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने के बाद फिर वो दूसरी एक्सचेंज पे जाएं, जाएं भी ना जाएं ये नहीं पता। बट अब काफ़ी सारी एक्सचेंजेस वहाँ पे लेओर करने लगी हैं चीज़ों को। वो कह रही हैं कि 8% एक्स्ट्रा ले लो। अब वहाँ कंपटीशन हो गया ना कि बाइनेंस का इतना सारा यूज़र जो है वो एक्सचेंजेस को मिलेगा, तो वो तो पागल हो जाएंगे। है ना, समझ रहे हो बात को? तो अब बाइनेंस को नहीं मिला, बाकियों को मिला, तो उसमें कई रीजंस ये निकल के आ रहे हैं कि वहाँ यूरोपियन यूनियन के अंदर वो एक तरीके से होता है ना, कंपटीशन को किल करने के लिए एक आप तरीके अपनाते हो। तो उसमें ये भी हो रहा है कि वहाँ पे रीज़न ये दिए जा रहे हैं कि बाइनेंस का जो बैकग्राउंड रहा पीछे, अमेरिका के अंदर जो इश्यूज रहे, उस वजह से जो है कहीं ना कहीं ये हर्डल्स आए। बट ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि हर एक्सचेंज को मिल गया लाइसेंस, बाइनेंस को नहीं मिला। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो रेज करता ही है। ठीक है। बट इसका नुकसान ये है कि इस वक्त आप जो मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट देख रहे हो, कहीं ना कहीं एक आपने डंप भी देखा था हल्का सा सुबह में। और इसका भी देखना है कि इसका इम्पैक्ट 1 जुलाई से कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि 20 to 30 मिलियन लोग अगर सेल करते हैं, या उसमें से सारे तो सेल नहीं भी करेंगे, क्योंकि बाइनेंस ने ये बोला है कि आपका एक्सचेंज पे पैसा पड़ा है, सेफ पड़ा है, कभी भी ले लो। और प्लस बाइनेंस ये ग्रीस से ट्राई कर रहा था, वहां से लाइसेंस नहीं मिला, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम किसी और जगह से ट्राई करेंगे। ठीक है। तो वो किसी और जगह से ट्राई मारेंगे, किसी और कंट्री से ट्राई मारेंगे। तो अभी फ्रांस से मार सकते हैं, और जो जो भी यूरोपियन यूनियन के और मेंबर्स है वहां से ट्राई मार सकते हैं। ठीक है। सो स्क्रीन को शेयर करते हैं। ये मैंने आपको बताया बाइनेंस की खबर, ये मैंने पूरी आपको डिटेल में बता दी। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट पे इसका आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 30 मिलियन लोग बेच दें, बट हो सकता है थोड़े बहुत लोगों ने भी अगर बेच दिया तो उसका इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपने देखा होगा कि बिटकॉइन हर महीने कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है। तो अगर हम इसके थ्रू चले तो इसमें ये ऐसा है कि जब जब ऐसा हुआ है कि मई और जून रेड रहे, मतलब मई और जून अगर कंसेक्यूटिव नुकसान हुआ है, जैसे आपने इसमें देखा मई जून में, फिर आपने इधर देखा, फिर आपने इधर इधर करीब मतलब 1 2 3 4, जब भी मई और जून नेगेटिव रहे हैं तो जुलाई पॉजिटिव रहा है। तो 2013 में 10% पॉजिटिव रहा था, 2018 में 21%, 2020 में 24%, सॉरी 2021 में 18%, 2022 में 17%। और तो ये हमेशा पॉजिटिव रहे। तो क्या अब मई और जून ये नेगेटिव रहे हैं, तो जुलाई के चांसेस काफ़ी हैं कि ये पॉजिटिव रिटर्न्स दे। ठीक है। आपका क्या कहना है, एक बार ज़रूर बताइएगा। क्लैरिटी एक्ट जो है वो 50% चांसेस हैं उसके, क्योंकि कैलेंडर इतना बुकड है वहाँ पे। तो कई लोगों का मानना है कि 50% चांसेस हैं क्लैरिटी एक्ट के पास होने के इस साल। ठीक है। तो ये है। भाई ये बड़ी खबर है। बाइनेंस का जो सीजी है, उन्होंने अपनी नेट वर्थ के अगर हम देखें तो फोर्ब्स का कहना है कि ही हैज़ ओवरटेकन, ही यार कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, बिल गेट्स। ठीक है। तो बिल गेट्स से बड़ा सीजी फ्रॉम बाइनेंस। ठीक है। तो ये बड़ी बात है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं चीन सप्लाई, अगर हम इसकी बात करें स्टेबल कॉइन्स की, तो आपको पता है ना, आपने पता नहीं शॉर्ट्स देखे नहीं देखे, इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको समझा देता हूँ बेसिकली सीन क्या है। ठीक है। तो सीन ये हो रहा है कि स्टेबल कॉइन जो है ना इंडिया में प्रीमियम पे मिलने लग गया है। 102 रुपए का मिल रहा है एक स्टेबल कॉइन, एक यूएसडीटी एक यूएसडीसी। तो
अब इस 102 103 रुपए का मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली क्या है कि इंडिया के अंदर क्रैकडाउन हुआ। जो क्रैकडाउन का मतलब है, जो ईडी है उसने चार पांच कंपनीज थी जो ये ऑन रैंप और ऑफ रैंप सर्विसेज देती थी, यूएसडीटी, यूएसडीसी, क्रिप्टो की। ऑन रैंप ऑफ रैंप सर्विसेज ये हैं कि किसी को पैसा बाहर भेजना है, अमेरिका भेजना है या सपोज यूरोप में भेजना है, तो वो इन कंपनीज के पास आईएनआर लेके जाता था, इनके बैंक अकाउंट में जमा करना था पैसा, और वो ये क्या करते थे कि आप जहाँ भेजना चाहते हो वहाँ पे वो चला जाता था स्टेबल कॉइन, ठीक है ना। ये हो गया ऑन रैम्प। और ऑफ रैम्प ये होता था कि किसी ने अमेरिका से किसी ने यहाँ पे भेजना है इंडिया में पैसा, तो वो उसने इनके अकाउंट में यूएसडीटी, यूएसडीसी भेज दिया या क्रिप्टो भेज दिया, और इन्होंने क्या करना है, बैंक अकाउंट में आपके आईएनआर भेज देते थे। तो ये कंपनीज जो है अभी ये बंद हो गई हैं। इंडिया में 2500 करोड़ का आर मानना है ईडी का कि फेमा का जो वायलेशन है वो क्लोज टू 2500 करोड़ है, और ये आरबीआई की तरफ से ऑथराइज नहीं थे। इस वजह से क्या हुआ कि यूएसडीटी और स्टेबल कॉइन्स का क्रंच हो गया, और सप्लाई का, और डिमांड वहीं की वहीं है। क्योंकि चेन एनालिसिस ये कह रहा है, मतलब चेन एनालिसिस की रिपोर्ट आई है, फिर से मैं दिखा देता हूँ। चेन एनालिसिस की रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडिया जो था 3 सालों से, थर्ड ईयर हो गया, मतलब ये 3 सालों से नंबर वन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन। क्रिप्टो अडॉप्शन में हम नंबर वन चल रहे हैं। मतलब आप खुद समझ सकते हो कि तो डिमांड वहीं की वहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि जब पीछे से यूएसडीटी है नहीं, तो 9% के आप सोचो, तो इससे क्या हुआ कि आईएन जब यूएसडी होता है उसको जब आईएनआर में कन्वर्ट करो तो वो तो 94 रुपये 50 पैसे का मिल रहा है, लेकिन यूएसडीटी 102 103 रुपये का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आईएनआर वीक हो गया यूएसडीटी के सामने, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि भाई 8.5% के प्रीमियम पे मिल रहा है, ठीक है। थाईलैंड के अंदर स्टेबल कॉइन सरकार लेके आ रही है 1:1 की रेशियो में, ठीक है। और एआई का जो बूम है, ये जो सेंट्रल बीआईएस का कहना है कि ये जो जैसे पहले पास्ट में आप ये देख देख रहे हो, ये एस कर्व भी कहते हैं इसे। ये सारी टेक्नोलॉजीज में ऐसे ही होता है। तो अगर आप देखो तो एआई के अंदर भी ये बूम जो है अल्टीमेटली ये ऐसे ही सेटल होगा, ये बीआईएस का कहना है। और इसमें काफ़ी जो सस्टेन नहीं कर पाएगा ये बूम, कि जिस हिसाब से इसमें पैसा डल रहा है, जिस हिसाब से कैपिटल को सक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा हर हर टेक्नोलॉजी में होता है, और ये एआई के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है तो क्रैश भी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो ये बीआईएस का मानना है। और यहाँ पे ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कॉइन बेस के अंदर जो है वो एआई एजेंट्स जो है आपस में ट्रेड कर सकते हैं, आपस में यू नो दे कैन पे ईच अदर। तो ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है ब्रायन आर्मस्ट्रांग, जो कि कॉइन बेस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्लेटफॉर्म फॉर एआई एजेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लोग गोल्ड में और बिटकॉइन में एक गिरावट देख रहे हैं, इसकी एक और वजह ये है कि अगर आप देखो तो सेमीकंडक्टर में अप्रैल 2026 से सेमीकंडक्टर ईटीएफ्स के अंदर कितना पैसा गया आपके सामने दिख रहा है, ये 20 बिलियन US डॉलर। और गोल्ड और बिटकॉइन में से कितने निकला, 12 बिलियन US डॉलर। तो माना ही जा रहा है कि गोल्ड और बिटकॉइन ईटीएफ से पैसा निकल के सेमीकंडक्टर्स में जा रहा है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू में से लोग पैसा निकाल के, मतलब इतना ज़्यादा हाइप है एआई का इस टाइम, आप सोचो सेमीकंडक्टर्स का, कि उनको लगता है कि गोल्ड और बिटकॉइन भी इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो इतना क्रेज है लोगों के अंदर सेमीकंडक्टर, एआई और इन चीज़ों में, ठीक है ना। तो ये फिगर्स आपके सामने है, ठीक है। और यही नहीं, आप देखो ना तो अब जैसे कि जो टोकेनाइज स्टॉक्स है, ठीक है, उसकी ये हालत हो गई है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे, कि उनके पास एक रेवेन्यू का एक अलग ही वो खुल गया है। पहले क्या होता था, क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे सिर्फ क्रिप्टो मिलता था, लेकिन अब आप देख रहे हो 1 जून से जैसे बाइनेंस ने 7,000 यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स लॉन्च किए थे, ठीक है। और सोचिए कि 9 दिन के अंदर, ठीक है, इन 9 डेज के अंदर 143 मिलियन US डॉलर का टर्नओवर हुआ, ठीक है। और स्पॉट मार्केट में आप सोचो, टोकेनाइज स्टॉक मार्केट में 35 से 40 मिलियन US डॉलर का डेली का जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है। और बाइनेंस जो है वो इसमें लीड कर रहा है। अगर आप किसी भी एग्जाम जैसे यूएस इक्विटीज़ का क्यूमुलेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम और डेली एक्टिव यूज़र में देखो, तो आप ये देख सकते हो कि बाइनेंस हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स पीक पे। मतलब 9 दिन के अंदर 1 बिलियन US डॉलर क्रॉस कर गया था, और टीवीएल जो है 400 मिलियन US डॉलर का गया। 31,000 ट्रेडर्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे गए। ये 1 जून से लॉन्च किया। आप सोचो कि 1 जून से अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा है, और उसमें ये है ट्रेडिंग वॉल्यूम, चाहे ले लो आप, चाहे स्पॉट वॉल्यूम ले लो, उसमें बाइनेंस लीड कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो है वो एनवीडिया ट्रेड हो रहा है,
बाकी अदर्स हो रहे हैं इसमें ये जो है ये एनवीडिया, अमेजोन, ठीक है, सर्कल, गूगल, टेस्ला, और बाकी जो आप अदर्स में आते हैं तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का सेमीकंडक्टर में है। इन टर्म्स ऑफ इक्विटी पर्प्स में और वॉल्यूम और मार्केट शेयर में भी बाइनेंस जो है वो लीड कर रहा है। ठीक है, तो बाइनेंस ने अपने लिए एक अलग ही लेवल का वो शुरू कर दिया। इनफैक्ट सिर्फ ट्रेडफाई में स्टॉक्स ही नहीं, अगर आप देखो तो ट्रेडफाई जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें आपका गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, ऑयल, ये सारे जितने भी इनकी परपेचुअल फ्यूचर मार्केट जो है और टोकनाइज प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें एक्सचेंजेस लीड कर रही है, इसमें बाइनेंस सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। ठीक है, और मेटल्स के अंदर भी सबसे ज़्यादा आप देखो कि 500 मिलियन यूएस डॉलर का तो वॉल्यूम सिर्फ मार्च में पीक कर गया था। ठीक है, और एक और चीज़ हो रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने वाली चीज़ है कि टेस्ला के शेयर की ना, अगर आप देखो तो एक्सचेंज पे जैसे बाइनेंस के, जैसे कि प्री आईपीओ के अंदर जो हमने देखा कि क्योंकि इसमें प्री आईपीओ में भी आप टोकन स्टॉक में, प्री आईपीओ में भी आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग हो रही थी, तो उसमें अगर आप देखो तो बाइनेंस जो है वो लीड करने के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल के आई कि इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था प्री आईपीओ का। एक्चुअली में आपको जब आईपीओ के बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन प्री आईपीओ में एक्सचेंजेस वर लीडिंग। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो प्री आईपीओ में जो प्राइसेस चल रहे थे, जैसे 160 से 200 डॉलर के बीच में चल रहा था प्राइस, ठीक है, कि इतना होगा स्टॉक का प्राइस बाइनेंस के ऊपर, वो उसी रेंज में गया प्राइस। तो ये एक तरीके से माना ही जा रहा है, लोग अब ये कह रहे हैं कि जो प्री आईपीओ की जो एनालिसिस है, जो प्री आईपीओ में जो ट्रेडिंग में आ रहा है ना, वही प्राइस आईपीओ का आया करेगा आगे। तो मार्केट में ये जो चीज़ें हैं ये पहले से ही प्राइस को जो है वो डिफाइन कर दिया करेंगे। यार कमाल की बात है कि पहले तो क्रिप्टो में थी, लीड कर रहे थे एक्सचेंजेस, अब स्टॉक्स के अंदर, ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर भी लीड कर रहा है। आने वाला टाइम कुछ इस तरीके का होने वाला है कि फ्यूचर्स में कि एक ही ऐप के अंदर सारी चीज़ें होंगी, मतलब स्टेबल कॉइन्स, डीफाई के प्रोडक्ट, ट्रेडिंग, टोकन के ट्रेडिंग, स्टॉक की ट्रेडिंग, इक्विटी, ईटीएफ्स, पेमेंट को भेजना है, पेमेंट करनी है बारकोड से, इसके सुपर सुपर ऐप्स हुआ करेंगी फ्यूचर के अंदर। ठीक है, सो ये था यार आज का छोटा सा अपडेट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, और लाइक कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू।